बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये लेक्चर है वो है ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। इस टॉपिक के ऊपर डाटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई हमें। डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें नॉलेज हो गया कि डाटा की डेफिनेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। अब डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, इस लेक्चर का ये बेसिक पर्पज़ है कि हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि हम लोग डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। लेट्स स्टार्ट। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले पहले हमेशा कोशिश ये करें कि दुआएं लाजमी पढ़ लिया करें। एक दफ़ा ये दुआएं सब पढ़ लें और नीयत जो है हमेशा वो अपनी सेट करें। बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, जो नीयत की होगी वही हमें मिलेगा। और हम लोगों ने यही कोशिश करनी है कि हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो क्या है जी, अल्लाह ताला को पाना। और अल्लाह ताला को पाने का सबसे जो बेहतरीन जो रास्ता जो है ना, वो है महलूक खुदा की खिदमत करना। और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी फील्ड में, अपने शोबे में नंबर वन पे आना है। अगर आप बीएस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बीएस मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपकी एक ही यही कोशिश होनी चाहिए कि आप उसमें नंबर वन पे आओ। ये आउटलाइन है इस लेक्चर की। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा, कि एक कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर उस डाटा को कैसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के दौरान जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर, उसको देखेंगे। फिर एक्सटेंडिंग द प्रोसेसर पावर टू अदर डिवाइसेस। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमने अपनी इस प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो हम लोग कौन से ऐसे डिवाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। आज अभी का जो लेक्चर है, जो रिकॉर्डिंग है, वो इस पहले दो टॉपिक के ऊपर होगी, हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा एंड हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा। हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा। कंप्यूटर जो है हमेशा रिप्रेजेंट करता है डाटा को बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बिट्स एंड बाइट्स और टेक्स्ट कोड। अभी कुछ देर में आप सबको इसका आइडिया हो जाएगा। व्हाट इज़ अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि बाइनरी नंबर स्टैंड फॉर जीरो एंड वन। जीरो और वन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजिस्टर। Computer processing is performed by the transistor which are switches with only two possible state, on and off। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सबको वो कौन परफॉर्म कर रहा है, वो ट्रांजिस्टर और स्विचेस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्यूटर के ना मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे ना ट्रांजिस्टर और स्विचेस वगैरह लगे होते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या होता है कि इसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना है और उसने प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना है। अब देखो, कोई एक स्विच है, स्विच की हमेशा दो स्टेट हो सकती हैं, या वो स्विच ऑन हो सकता है या स्विच ऑफ हो सकता है। इसके दरमियान वाली कोई कंडीशन नहीं होगी। यानी कि अगर आप कहते हो कि स्विच ऑन और ऑफ के दरमियान में आ जाए, कभी कभी इस तरह नहीं होगा। यानी कि इसकी दो स्टेट होंगी, कौन कौन सी, ऑन और ऑफ। अगर वो स्विच ऑन है तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, वन जाएगी वैल्यू। अगर वो स्विच ऑफ है या ट्रांजिस्टर वो ऑफ है तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ज़ीरो जाएगी। ऑल द कंप्यूटर डाटा इज़ कन्वर्टेड टू अ सीरीज ऑफ द बाइनरी नंबर। और आप जितना भी कंप्यूटर को डाटा फेड करते हो ना, जितना भी हम लोग डाटा फेड कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले बाइनरी नंबर में। लेट्स सपोज हम लोग एक नंबर एंटर करते हैं, मैंने एक मैसेज सेंड किया है, कीबोर्ड से मैंने एक मैसेज टाइप किया है, हेलो वर्ल्ड। अब हमारे लिए क्या, ये एक सेंटेंस है या एक दो वर्ड्स हैं, हेलो वर्ल्ड। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको हमेशा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। यानी कि इसको वन और ज़ीरोज़ के सीक्वेंस में इसको कन्वर्ट करेगा और फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू सी ए सेंटेंस एज द कलेक्शन ऑफ द लेटर। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एज अ सेंटेंस देते हैं। सेंटेंस क्या है, हमारे पास उन लेटर्स का कलेक्शन है, बट द कंप्यूटर सीज ईच लेटर एज द कलेक्शन ऑफ वन एंड ज़ीरोज़। कंप्यूटर हमेशा इन लेटर्स को कैसे देखेगा, वन और ज़ीरो के कम्बिनेशन के साथ। अब देखो, हर एक जो लेटर जो है ना वो कन्वर्ट होता है, कुछ कन्वर्टिंग टेक्निक्स है हमारे पास, जैसे बी सी डी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, आस्की कोड्स वगैरह हैं, ए बी सी डी आई सी कोड है। इन कोड्स को यूज़ करते हुए हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इन कंप्यूटर को इंटरचेंज करता है इन करेक्टर्स को ज़ीरो वन के कम्बिनेशन के साथ। इफ़ अ इफ़ अ ट्रांजिस्टर इज़ असाइंड अ वैल्यू ऑफ वन, अगर तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को वैल्यू असाइन कर दी है वन। ट्रांजिस्टर भी हो सकता है या स्विच भी हो सकता है। अगर उसको वैल्यू असाइन की है वन तो इसका क्या मतलब होगा, वो ट्रांजिस्टर क्या है, उसकी स्टेट क्या उस टाइम पे ऑन है। इफ़ अ ट्रांजिस्टर वैल्यू ऑफ ज़ीरो, अगर तो ट्रांजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है। A computer transistor can be switched on and off millions of the time each second। अब एक सेकंड के अंदर ना millions of the time ये स्विच बार बार ऑन और ऑफ होता रहता है।
यानी कि इसकी स्टेट जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम एक सेकंड के अंदर की चेंज होती है। अब देखिए इस स्लाइड में ना एक गिवन है सेंटेंस, हेयर आर सम वर्ड्स, ये लिखा हुआ है HERE, हेयर आर सम वर्ड्स। अब ये क्या हमारे लिए क्या एक सेंटेंस है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारा जो कंप्यूटर या CPU उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, 0 1 के कॉम्बिनेशन के अंदर। अब ये 0 1 के कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ है, इसने कोई ना कोई कन्वर्टिंग टेक्निक यूज़ की है। अभी जैसे मैंने बताया कि कन्वर्टिंग टेक्निक में जो अभी जो यूज़ हो रही है वो यूनिवर्सल कोड यूज़ हो रही है या आस्की कोड यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे क्या है जी, जो डेसिमल सिस्टम है वो किस में शो होता है, वो 0 से 9 के कॉम्बिनेशन में आ जाता है, 0 to 9। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम कहलाता है। अगर तो ऑक्टल सिस्टम में हम लोग दे रहे हैं तो ऑक्टल सिस्टम में कितने नंबर आएंगे, 0 to 7 नंबर आ जाएंगे। इसी तरह 16 में है तो 0 to 15 तक आ जाएंगे, 0 से 9 नेक्स्ट ABCDEF स्टार्ट हो जाता है। दी बाइनरी नंबर सिस्टम, अब बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, टू कन्वर्ट द डाटा इनटू द स्ट्रिंग ऑफ द नंबर कंप्यूटर यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब कंप्यूटर ने किसको यूज़ करना है, उसने ना डेसिमल को यूज़ करना है, ना उसने ऑक्टल को यूज़ करना है, ना उसने हेक्साडेसिमल को यूज़ करना है। हेक्साडेसिमल स्टैंड फॉर 16। अब कंप्यूटर ने किसको हमेशा यूज़ करना है, कंप्यूटर ने हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करना है टू कन्वर्ट द डाटा इनटू स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर। कोई भी डाटा आपके पास उसको स्ट्रिंग ऑफ द नंबर्स में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो वो किस सूरत में होगा, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा। ह्यूमन यूज द डेसिमल सिस्टम, डेसी स्टैंड फॉर 10। अब हम लोग जो है ना, हम लोग 10 को समझते हैं, यानी कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग कोई काउंटिंग वगैरह करते हैं तो काउंटिंग करते वक्त जो हमारा जो बेसिक जो होता है, हम लोग कहते हैं कि 10 के कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको काउंट करें। लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है जी, वो सिर्फ बाइनरी नंबर में लेगा। द बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क्स द सेम वे एज द डेसिमल सिस्टम but has the two available symbols 0 and 1 rather than 0 to 9। अब देखो कन्वर्ट कैसे करना है। अगर तो हमारे पास है 0, बेस 10 में क्या है 0 है तो उसका क्या बनेगी, बेस 2 में वो भी 0 बनेगा। बेस 10 में अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा। 2 है तो अगर आप इसको क्या करना है, आपने वेट ऑफ द सम निकालना है, इसका 2 को 10 में कन्वर्ट किया, 2 बेस ऑफ 10 बेस 2 को हमने 2 बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में, तो वो 1 0 आ जाएगा, 3 1 1 आ जाएगा, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1, 8 1 0 0 0, 9 1 0 0 1 और 1 0 जो है यानी कि 10 डेसिमल के अंदर, वो बाइनरी के अंदर जब वो कन्वर्ट होता है तो उसकी क्या वैल्यू आ जाती है, 1 0 1 0। अगर किसी को ये कन्वर्जन नहीं आती तो मैं दोबारा इसके ऊपर भी रिकॉर्ड कर दूंगा, या आप लोग क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा बिट एंड बाइट। अब बिट और बाइट में क्या फ़र्क है। अ सिंगल यूनिट ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड द बिट। हमेशा जो सिंगल यूनिट जो है ना डाटा की, या वो 0 है या वो 1 है। अब 0 क्या है, एक बिट है, 1 क्या है, एक बिट है। 0 और 1 को हम क्या कहेंगे, हमेशा एक बिट कहेंगे, लेकिन सेपरेटली तौर पर। 0 एक अलहदा बिट है, 1 एक अलहदा बिट है। अगर तो हम लोग 8 बिट को मिला दें, 0 1 की अगर हम लोग 8 बिट को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक बाइट बन जाएगा। अगर तो 0 1 के 4 बिट को मिला दिया जाए, 0 1 0 1, तो फिर ये क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है डाटा का, वो बिट है। Computer works with collection of the bit, grouping them to the represent large piece of data such as letter of the alphabet. 8 bit make up a 1 byte. 8 bit मिलकर क्या बनेंगे, 1 byte. A byte is the amount of memory needed to store one alphanumeric character. अब alphanumeric character जो है ना, यानी कि ABCD 1 2 3 4, इन करेक्टर्स को अगर हम लोगों ने अपनी मेमोरी में जाकर स्टोर करवाना है, मेमोरी मीन रैम, अगर हमने रैम के अंदर इनको स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें एक बाइट मेमोरी की रिक्वायर्ड होगी। यानी कि हमें रैम के अंदर जाके एक बाइट मेमोरी को उसके लिए एलोकेट करवाना पड़ेगा। एलोकेट करवाने के बाद हम लोग उस करेक्टर को, उस अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर को हम लोग उसमें स्टोर करवा सकते हैं। विद 1 बाइट द कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट वन ऑफ 256 डिफरेंट सिम्बल्स और करेक्टर्स। अब कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाएगा कैसे करता है ये 256 करेक्टर के अंदर। अब देखो ये डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर देखो ये स्विच है एक। अब स्विच में क्या होता है, स्विच में हमारे पास दो स्टेट है, 0 या 1। अगर तो ऑन होगा तो वो बिट क्या होगी, 1। अगर तो वो ऑफ होगा तो उसकी बिट क्या होगी, ऑफ। अब देखो इसके दरमियान में कोई भी कंडीशन नहीं है कि 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, 3 हो जाए, इस तरह कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, या 0 या 1। और 8 बिट, ये हमारे पास क्या है, 8 बिट्स हैं जो कि मिलकर क्या बन रही है हमारे पास, 1 बाइट। नेक्स्ट है
हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा में टेक्स्ट कोड। अभी जो मैंने बात की थी ना कि जो करैक्टर लिखा होता है उसको क्या करता है, 0 1 के कम्बिनेशन के अंदर ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब उसके लिए जो टेक्स्ट कोड जो है डिफरेंट कन्वर्जन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक यूज़ हो रही हैं वो देखते हैं। उसमें सबसे पहली है अ टेक्स्ट कोड इज़ द सिस्टम दैट यूजेस बाइनरी नंबर। टेक्स्ट कोड जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ बाइनरी नंबर को यूज़ करता है, 1 और 0 को, टू रिप्रेजेंट करैक्टर अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन। और इसमें जो जितने भी करैक्टर होते हैं ना वो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, लेटर्स एंड न्यूमरल्स वगैरह, यानी कि नंबर्स वगैरह। एन अर्ली टेक्स्ट कोड सिस्टम कॉल्ड EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे ना, यानी कि जो पहले सिस्टम IBM के अर्ली अर्ली वर्जन के सिस्टम, वो EBCDIC सिस्टम को यूज़ करते थे। उसके अंदर क्या होता था, यूज़ 8 बिट कोड बट इट इज़ यूज प्रीलिमिनरी इन ओल्डर मेन फ्रेम सिस्टम। ये किस लिए, इनका जो मेन यूज़ था वो कहाँ पे हो रहा था, मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर हो रहा था। लेकिन वो भी कौन से वर्जन थे, उनके ओल्ड वर्जन थे। इन दी मोस्ट कॉमन टेक्स्ट कोड सेट आस्की ईच करेक्टर कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। लेकिन अभी जो यूज़ हो रहे हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्स्ट कोड है वो कौन से हैं, आस्की कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ईच करेक्टर कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। इसमें जो हर एक करेक्टर जो है वो 8 बिट के कॉम्बिनेशन के ऊपर कंसिस्ट होता है, यानी कि वह 1 बाइट के ऊपर कंसिस्ट होता है वो। आस्की कोड इज़ यूज्ड इन नियरली ऑल पर्सनल कंप्यूटर। और आस्की कोड जो है वो हर किस्म के पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। यानी कि अगर एक वर्ड मैंने लिखा है हेलो, HELLO, अब हेलो के लिए H के लिए 8 बिट अलहदा से होंगी, E के लिए अलहदा से, L के लिए अलहदा से, फिर L के लिए अलहदा से, और O के लिए फिर अलहदा से। यानी कि हेलो के लिए हमें टोटल कितनी चाहिए होंगी, 5 है ना, टोटल 5 करेक्टर हैं, तो 5 × 8 40 हमें बिट्स चाहिए होंगी। इन द यूनिकोड टेक्स्ट कोड सेट ईच करेक्टर कंसिस्ट ऑफ 16 बिट 2 बाइट ऑफ द डाटा। अगर हम लोग यूनिवर्सल कोड को यूज़ कर रहे हैं, यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड, अगर तो यूनिवर्सल कोड को यूज़ करते हुए हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हर करेक्टर के अगेंस्ट में 16 बिट रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि 2 बाइट्स ऑफ द डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा, फिर जाकर वो इसमें स्टोर होगा। अब आस्की कोड की एग्जांपल में देखते हैं। ज़ीरो जो है, अब देखो ज़ीरो, अब यहाँ तक जो है ना, पहले 1 2 3 4 5 6, पहली जो 3 बिट हैं ये क्या हो जाती है, हमारे पास फिक्स हो जाती हैं। पहली 5 बिट फिक्स होंगी हमारे लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 एंड 5, और लास्ट वाली जो 3 है राइट साइड से, फर्स्ट 3 वो क्या होंगी, वो इंटरचेंज होती रहेंगी हर करेक्टर के अगेंस्ट में। अब देखो ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए 3 0 लगा देने हैं, आस्की कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। आस्की कोड में अभी मैंने बताया कि आस्की कोड के अंदर जो डाटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 8 बिट के साथ, यानी कि 1 बाइट के साथ। ज़ीरो के लिए पहले 3 0 लगा देने, पीछे जो है वो हमारा स्टैंडर्ड सेम रहेगा, 0 0 1 1 0। 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 1 0, 0 1 0 हो गया, 3 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 1 0 1। सिमिलरली 1 के साथ स्टार्ट, जब हम लोगों ने अल्फ़ाबेट की तरफ आना है तो अल्फ़ाबेट के लिए 0 1 0 0 0, ये 5 बिट जो पहली बिट है, पहली 5 लेफ़्ट साइड से, उनको हम लोगों ने फिक्स कर देना है। और फिर क्या होगा, उसके बाद वो इंटरचेंज होती रहेंगी। फिर कॉम्बिनेशन याद कर लो ना कि 0 को कैसे करते हैं, 0 0 के साथ, 1 को 0 1 2 1 0 3 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1। कन्वर्जन जो है वो मैं बाद में सिखा दूंगा आपको कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा। नेक्स्ट स्टेप है इसका कि कंप्यूटर अब इस डाटा को कैसे प्रोसेस करता है। पहले हमने ये सीखा कि कंप्यूटर कैसे उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन में अगर समराइज करूँ मैं इसको, तो इसका क्या मतलब होगा कि डाटा हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म मीन 0 और 1 के कम्बिनेशन के साथ जो भी हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो हमेशा 0 1 के कम्बिनेशन के साथ प्रोसेसिंग हो रही है। और कैसे इस डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है 0 1 के कम्बिनेशन के अंदर, वो या यूनिवर्सल कोड को यूज़ करते हुए या आस्की कोड को। यूनिवर्सल कोड जो है वो 16 बिट को यूज़ करता है, और आस्की कोड जो है वो 8 बिट को, यानी कि 1 बाइट ऑफ द डाटा मेमोरी में उसको रिक्वायर्ड होती है उस डाटा को स्टोर करने के लिए या उस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट किया, फिर उसको जब उसने स्टोर करवाना है तो कितनी बिट हमें रिक्वायर्ड होंगी, 8।
नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। अब जो उसने डाटा को स्टोर कर दी है, जो उसने स्टोर कर दी है या उसने जो डाटा को कन्वर्ट कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, अब उसको कैसे उसने प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो देखते हैं ना कि इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, कि प्रोसेसिंग डाटा कैसे होगी। वर्ड प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग हमेशा आपने याद रखनी है कि प्रोसेसिंग, जब वर्ड प्रोसेसिंग आए ना तो इस प्रोसेसिंग का एक ही मतलब है कि क्या, प्रोसेसर, सीपीयू। प्रोसेसिंग कहाँ पे अकर होगी, हमेशा कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, मशीन साइकिल, दी रोल ऑफ मेमोरी इन द प्रोसेसिंग, फिर टाइप ऑफ मेमोरी। ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो हम लोग इनमें सीखेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग कहाँ पे अकर होनी है, हमेशा सीपीयू में। वेयर प्रोसेसिंग अकर, प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द पीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग हमेशा पीसी के, पर्सनल कंप्यूटर के सीपीयू में, हमेशा सीपीयू में होती है। द सिस्टम मेमोरी आल्सो प्ले अ क्रूशल रोल इन प्रोसेसिंग डाटा। अब जो सिस्टम की जो मेमोरी है, यानी कि जो मेन मेमोरी है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशल मीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने में। बोथ द सीपीयू एंड मेमोरी आर अटैच टू द सिस्टम मदरबोर्ड। ये हम सबको पता है कि सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि रैम, वो हमेशा मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, विच कनेक्ट ऑल अदर कंप्यूटर डिवाइसेस टुगेदर। और ये दोनों क्या करते हैं, ये बाकी जितने भी डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जितने भी कनेक्टेड हैं, वो सारे इनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं, इनेबलिंग दैम टू कम्युनिकेट। और इनको आपस में कनेक्ट करवाने के बाद उनका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो सके, यानी कि मैंने इनपुट को और आउटपुट को मैंने आपस में कनेक्ट करवाया है, किसकी मदद से, सीपीयू और रैम की मदद से। और हमारा जो मेन पर्पज़ क्या है कि इनपुट और आउटपुट आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। यानी मैं अगर कोई डाटा यहाँ पे मैं कोई सेंड करता हूँ एज एन इनपुट के तौर पर, कोई मैं डाटा वगैरह लिख रहा हूँ, और आउटपुट पे वो मुझे शो कौन करवाएगा, सीपीयू और रैम मिलकर दोनों ये क्या काम करेंगे, उस डाटा को शो करवाएंगे। ये पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में देखें, ये रैम है और ये सीपीयू है, ये दोनों कहाँ पे अटैच है, हमारे मदरबोर्ड के अंदर। रैम और सीपीयू दोनों कहाँ पे अटैच होते हैं, हमेशा मदरबोर्ड में। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि सीपीयू के दो पार्ट हैं, सीपीयू के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि ये दो वर्ड से मिलकर क्या बना है, सीपीयू बना है। सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट एंड ए एल यू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द डाटा थ्रू द सीपीयू एंड टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कंट्रोल यूनिट का यानी कि मेन काम क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसने क्या करना है, जो भी इनपुट डिवाइसेस की तरफ से या डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस की तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसने क्या करना है, सीयू ने उसने पकड़ना है उस इंफॉर्मेशन को, उसका जो फ्लो जो है उस डाटा का या उस इंफॉर्मेशन का या किसी भी चीज़ का, उसने सीपीयू तक या दूसरी डिवाइसेस तक उसने पहुंचा देना है। ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द डाटा थ्रू द सीपीयू एंड टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस। सीपीयू तक भी पहुंचाना है और सीपीयू के अलावा बाकी जितने भी डिवाइसेस तक वो डाटा रिक्वायर्ड है वहाँ तक उसने पहुंचा देना है। द कंट्रोल यूनिट स्टोर द सीपीयू माइक्रो कोड। अब कंट्रोल यूनिट करता है क्या, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट स्टोर करता है सीपीयू के माइक्रो कोड को, विच कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क द सीपीयू कैन परफॉर्म। अब माइक्रो कोड के अंदर ना हमारे पास इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को ये बताती हैं कि अब सीपीयू ने नेक्स्ट कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है या कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अब ये कौन कैप्चर करता है, ये हमेशा कंट्रोल यूनिट कैप्चर करता है। कंट्रोल यूनिट ने कैप्चर कर ली माइक्रो कोड, माइक्रो कोड के ऊपर वो सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होंगी जो सीपीयू ने नेक्स्ट और नेक्स्ट उसके बाद उसने परफॉर्म करना है। अब ये देखें, सीपीयू के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट इनपुट से आने वाले सब डाटा को, मेमोरी की तरफ से आने वाले डाटा को, या आउटपुट में जो भी डाटा जाना है या जो भी हमने इंफॉर्मेशन फ्लो करवानी है सीपीयू के अंदर, तो वो किसने संभालनी है, कंट्रोल यूनिट ने संभालनी है। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, उस डाटा को पकड़ रहा है, ठीक है, उसकी टू एंड फ्रॉम क्या कर रहा है, उस डाटा को फ्लो कर रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में। नेक्स्ट वन इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सीपीयू का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। द एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा टेक प्लेस इन द ALU।
यानी कि डाटा के ऊपर जो डिफरेंट फंक्शन हम लोग परफॉर्म करवाते हैं ना, यानी कि डाटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, किसी जगह पे जाकर स्टोर करवाना है, कोई और भी फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करना है, ये क्या हो गया, ये सारी इसकी मैनिपुलेशन हो गया। वो कौन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है। The ALU can perform arithmetic and logic operations. The ALU is connected to the set of registers. अब ALU किसके साथ कनेक्ट होता है? रजिस्टर के साथ। अब डेफिनेशन है ये रजिस्टर, व्हाट इज द रजिस्टर? रजिस्टर स्मॉल मेमोरी एरिया इन द CPU। CPU के ऊपर ना, अगर आप लोग कभी CPU को देखो ना, तो CPU के ऊपर ना डिफरेंट लाइंस वगैरह बनी हुई होती हैं। तो वो लाइंस को ना हम लोग लाइंस नहीं कहते, वो असल में होते हैं, उसका रजिस्टर होता है। CPU के ऊपर ना एक स्मॉल एरिया होता है, ठीक है, स्मॉल मेमोरी एरिया है, उसको हम क्या कहेंगे? रजिस्टर कहेंगे। अब रजिस्टर क्या करते हैं? वो जो रजिस्टर जो है ना, वो प्रोग्राम या डाटा को या उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं। लेकिन कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा था? उसके माइक्रो कोड्स को होल्ड कर रहा था। अब रजिस्टर क्या करता है? उस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने फॉलो करवानी है CPU के ज़रिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को या उसके डाटा को कुछ देर के लिए टेम्परेरी तौर पर होल्ड करेगा, और जैसे ही वो प्रोसेस होंगे, प्रोसेसिंग के लिए नेक्स्ट CPU के पास जाएंगे, वो क्या कर देगा? उसको रिलीज़ कर देगा। स्मॉल मेमोरी एरिया इन द CPU विच होल्ड द डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस व्हाइल दे आर बीइंग प्रोसेस्ड। अब हो सकता है कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस्ड, यानी कि प्रोसेस हो रहा था डाटा हमारे पास, तब भी वो डाटा को पकड़ लेगा, और अगर उसने प्रोसेस होने के लिए जाना था, फिर भी रजिस्टर उसको अपने पास सेव कर लेगा। ALU स्टैंड फॉर था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? जो बेसिक मैथ के जो फंक्शन जो है ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रेज बाय द पावर, ये डिफरेंट फंक्शन कौन से हैं? ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं? लॉजिकल मींस ग्रेटर देन हमने चेक करना है, ग्रेटर देन है या लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन, लेस देन नॉट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू। ये सब फंक्शन जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन चेक करेगा। नेक्स्ट इज मशीन साइकिल। The CPU follow a set of these steps called a machine cycle for each instructions it carries out. मीन के CPU ने कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस को अगर उसने प्रोसेस करना है, ठीक है, अब इसको प्रोसेस करने के लिए हमेशा क्या करेगा? कुछ इसके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनके ऊपर उनको फॉलो करते हुए क्या करेगा? उस डाटा को प्रोसेस करेगा। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। By using a technique called pipelining, many CPU can process more than one instructions at a time. हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम पाइपलाइन कहते हैं। पाइपलाइन में ना क्या होता है कि पाइपलाइन में ना डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को हम एक टाइम के ऊपर मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। पहले जब अर्ली दौर था, अर्ली एरा में ना, CPU जो था हमेशा एक टाइम के ऊपर एक इंस्ट्रक्शंस को क्या करता था? प्रोसेस करता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मॉडर्न एरा आता रहा हमारे पास, मॉडर्न जैसे जैसे इसके कंप्यूटर में इन्हांसमेंट होती रही, तो CPU जो है वो मोर पावरफुल हो गए। अब कोर टू डू, कोर i7, कोर i3, कोर i5, इस तरह जो जैसे जैसे इनके जो डिफरेंट कोर आई वर्जन वगैरह हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं, जैसे जैसे कि कोर में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। दी मशीन साइकिल इंक्लूड टू स्मॉल साइकिल्स। अब मशीन साइकिल में ना दो साइकिल्स आते हैं। कौन कौन सा साइकिल आता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल द CPU fetch a command or the data from a memory and decode it from the CPU। इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान में CPU क्या करेगा? CPU fetch करेगा कमांड को जो मेमोरी की तरफ से आ रही है, यानी कि जिस कमांड को CPU ने प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस को फैच करेगा कहाँ से? मेमोरी से। ठीक है, अब मेमोरी क्या करेगी? अब CPU ने क्या करना है? CPU ने इसको डिकोड करना है। नहीं, the CPU fetch a command or the data from the memory and decode it for the CPU। CPU ने क्या करना है जी? CPU ने उस डाटा को फैच करना है मेमोरी की तरफ, मेमोरी से, कि अब मैंने इस डाटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, और CPU ने ही अपने लिए इसको क्या कर देना है? डिकोड कर देना है। डिकोड मीन कोई वर्ड था, लेट्स सपोज हेलो, उसने हेलो को डिकोड कर दिया 0101 के फॉर्मेट के अंदर। अब वो डिकोड हो गया है, ठीक है, यानी कि इसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग कौन परफॉर्म करेगा? हमेशा CPU ही परफॉर्म करेगा। और एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होगा? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन साइकिल द CPU कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस।
अब सीपीयू क्या करेगा, उस जो इंस्ट्रक्शंस जो उसने इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर जो उसने बना ली थी कि अब मैंने ये प्रोसेस परफॉर्म करना है, डाटा उसने जो डिकोड कर लिया था जिस इन्फॉर्मेशन को, अब क्या करना है उसने कैरी करना है इसको एंड मे स्टोर द इंस्ट्रक्शंस रिजल्ट इन द मेमोरी। यानी कि इसको कैरी आउट करके इसको मेमोरी से गुजारते हुए इसको क्या करना है, इसको आप स्टोर वगैरह करवाना है। अब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के दौरान में रोल क्या है मेमोरी का। मेमोरी का जब भी वर्ड यूज़ हो तो हमेशा जो मेमोरी जो है वो रेफ़र करती है रैम को। रैम स्टोर द डाटा एंड द प्रोग्राम कोड नीडेड बाय द सीपीयू। द कंटेंट ऑफ द रैम चेंज रैपिडली एंड ऑफन। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाती है ना कंप्यूटर, जैसे सीपीयू और रैम के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होती है, तो सीपीयू से जैसे इंफॉर्मेशन चेंज होगा, जैसे ही डाटा चेंज होगा, वैसे ही रैम के अंदर वो जो डाटा जो था पुराने वाला डाटा लॉस्ट हो जाएगा और न्यू इन्फॉर्मेशन जो है या न्यू डाटा जो है वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। यानी कि रैम का कंटेंट जो है वो रैपिडली चेंज होता जा रहा है। इसलिए रैम क्या एक वोलेटाइल मेमोरी है कि उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो परमानेंट स्टोर नहीं हो सकती, वो टेम्परेरी तौर पर रहती है। जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई वैसे उसने अपने आप को चेंज कर लिया है। रीड ओनली मेमोरी रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी। इट्स होल्ड एंड इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर व्हेन द पावर इज फर्स्ट व्हेन द पावर इज द फर्स्ट टर्न ऑन। रोम के अंदर को रोम क्या है, हमारे पास रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जब कंप्यूटर हम पहली दफ़ा ऑन करते हैं ना। लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आपने जब ऑन किया ना, तो ऑन होने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑन करने की और ऑन होने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस जिसको मिलती हैं वो सब कहाँ पे स्टोर होती हैं, रोम के अंदर। द सी पी यू एक्सेस ईच लोकेशन इन दी मेमोरी बाई यूजिंग अ यूनिक नंबर। और सी पी यू जो है वो मेमोरी के अंदर हमेशा जो भी अगर उसको कोई डाटा वगैरह चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमेशा क्या करता है सीपीयू उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक यूनिक नंबर का यूज़ करता है। उस यूनिक नंबर को हम क्या कहते हैं, उस मेमोरी का एड्रेस कहते हैं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि रैम के अंदर जो है हमेशा एक एड्रेस स्टोर होता है, डाटा स्टोर नहीं होता, उस डाटा का एड्रेस स्टोर होता है। कैसे? अब देखो कि कैसे रैम के अंदर उसका डाटा स्टोर होता है। लेट्स सपोज सीपीयू को क्या चाहिए था, सीपीयू रैम से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ सेंड द डाटा इन स्लॉट नंबर, ये लिखा है उसने डाटा 100111। ये डाटा का क्या एक पूरा एक सीक्वेंस उसने 01 के फॉर्म में उसने भेज दिया रैम को। रैम क्या कर रहा है जी, रैम कहता है ओके हियर इट कम। रैम ने उसको क्या सेंड किया, उसका एड्रेस सेंड किया कि मेरे पास इस लोकेशन के ऊपर 01001100 इस लोकेशन के ऊपर क्या है, ये वाला जो डाटा था ये मेरे पास इस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। उसने यानी कि रैम ने हमेशा क्या सेंड करना है, उसको मेमोरी का एड्रेस सेंड करना है सीपीयू को। रैम की बेसिकली दो टाइप हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रैम। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड नेक्स्ट वन इज डायनामिक। डायनामिक रैम डी रैम। डी रैम चिप मस्ट बी रिचार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी वेरी फ्रिक्वेंटली और दे विल लॉस देयर कंटेंट। डी रैम यानी कि ऐसी रैम हुई जो जिसका डाटा जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है और इसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और स्टैटिक रैम क्या है? स्टैटिक रैम एस रैम डज नॉट नीड टू रिचार्ज एज ओपन एज डी रैम एंड कैन होल्ड इट्स कंटेंट लॉन्गर। जो एस रैम जो है वो डी रोम से ज़्यादा देर तक अपने पास डाटा को स्टोर कर सकती है। Another type of the RAM called flash memory can store its content after power it's turned off। यानी कि एक रैम की एक और टाइप है जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, फ्लैश मेमोरी के अगर वो सिस्टम ऑफ भी हो जाता है तो फ्लैश मेमोरी के अंदर वो जितना भी डाटा वो स्टोर है, तो फ्लैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। फ्लैश मेमोरी इज़ यूज्ड इन द डिजिटल कैमरा टू स्टोर पिक्चर्स। अभी तक जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है फैक्टर अफेक्टिंग इन दी प्रोसेसिंग स्पीड, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए काम यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन स्लाइड्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्लाइड्स मैंने पहले से शेयर कर दी हुई हैं। स्लाइड्स पढ़ने के बाद इस लेक्चर को सुनना है। ठीक है, सुनो लेक्चर, स्लाइड्स पढ़ो, फिर सुनो और फिर स्लाइड्स पढ़ो, नोट डाउन करो, इसके नोट्स वगैरह बनाओ। नोट्स बनाने के बाद मुझे शेयर कर देना उसके नोट्स।